ओके, ये आर्टिकल हुआ, ये छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी कर ही लो। दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। नाम से पता लग रहा है यहाँ पे जो भी कंट्रीज कार्बन को एमिट करेंगी, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे आ गई हमारी कंट्री दैट इज इंडिया, और एक आ गया ऊपर आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, और उसमें इंडिया और यूरोप दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हुआ। पर सीबीएम केस, ये जो सीबीएम है दैट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म, देखो एक कीवर्ड है इसमें कार्बन, मतलब कार्बन एमिशन के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 2 लिखा हुआ है बॉर्डर, मतलब ये बॉर्डर आगे कंट्रीज का मेंशन कर रहा है। ए फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करी जा रही है किस चीज की, तो किसकी कर रहे हैं, तो कार्बन की कर रहे हैं। और ये मैकेनिज्म है एक, ये इंप्लीमेंट कब से हुआ था, 1 जनवरी 2026 यूरोपियन यूनियन ने इसको इंपोज कर दिया। क्यों करा, अब यूरोपियन यूनियन का नेचर आप देखोगे, ये खुद को बोलते हैं डेवलप्ड, और जबकि दूसरी तरफ हम आगे इंडिया जो कि है डेवलपिंग। अभी लास्ट आर्टिकल की एंडिंग भी इसी पे आपने देखी, तो डेवलप्ड और दूसरी तरफ है डेवलपिंग। मतलब इंडिया में अभी क्या क्या प्रोडक्शन चल रहा है, स्टील की इंडस्ट्री आपको मिलेगी, कोर इंडस्ट्री में स्टील का मेंशन था, सीमेंट आ जाएगा, देन रिफाइनरीज आपने देखी थी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं, और इन सारी इंडस्ट्रीज की वजह से क्या इमिट होता है, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन, कार्बन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट है उनका एमिशन। अब यूरोपियन यूनियन ये हो चुके हैं डेवलप, आज के टाइम पे लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, इनको इन स्टील इंडस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, इन कंट्रीज से, जैसे जो कंट्रीज डेवलपिंग है वहीं से स्टील को उठा लेंगे। मतलब वहां पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी स्टील की, क्यों नहीं करी, इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन, और फिर बन गए शरीफ। पहले इन्होंने खुद पॉल्यूशन करा, और आज के टाइम पे शरीफ बन के बैठे हुए हैं कि क्लाइमेट इतना ज्यादा चेंज कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को मस्ट अंडरस्टैंड कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है। और यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, 1 जनवरी को इंप्लीमेंट कर दिया क्या, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट। मतलब अब इंडिया से जब यूरोपियन यूनियन की तरफ ये स्टील जाएगा, सीमेंट जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी। तो अब यहाँ पे हम पे लगेगी एक तरह की चार्ज, या एक तरह की एक्स्ट्रा पेनल्टी बोल सकते हो आप, पनिशमेंट के तौर पे पैसा यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। तो इंडिया ने बोला कि CBAM मतलब ठीक है, इंप्लीमेंट तो आप कर रहे हो, पर हमने भी अपना कुछ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम चलाया हुआ है, कि मतलब जो कम कार्बन एमिशन करेगी उनको हम अर्न करने में हेल्प करेंगे, और जो ज्यादा एमिशन प्रोड्यूस करेंगे उनकी पेनल्टी हम पहले ले लेंगे। पर ये जो CBAM है, इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में जो सामान हमारी कंट्री से जाता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली हर्ट होगा। तो ये आ गया आपका CBAM, तो थोड़ा सा इसको रीड कर लो आप। जनवरी 1, 2026 को ये इंप्लीमेंट कर दिया गया था। अभी क्यों न्यूज में था, न्यूज में इसी वजह से था कि इंडिया ने एक तरह से ये इशू रेज करा कि जो CBAM यूरोपियन यूनियन ने कहीं ना कहीं इंपोज करा है, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, इसकी वजह से ट्रेड हमारे इंपैक्ट हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया जब स्टील प्रोड्यूस करता है तो अभी एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज का यूज करके ही प्रोड्यूस करता है, जिसमें बड़ा ज्यादा कार्बन का एमिशन होगा। इसके बाद बर्निंग फर्नेस वगैरह आपने सुनी होगी, जब आयरन वगैरह की मोल्टिंग करी जाती है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, अलॉन्ग विद दिस कार्बन वगैरह एमिट करता है। नाउ ये जो इंपोजिशन थी इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की, ये कब का फोर्स में आ चुका है, जनवरी 1, 2026। उसके बाद इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ। एंड देन अभी क्या बोला, यूरोपियन जो प्रोड्यूसर है वो कार्बन प्राइस, अच्छा यहाँ पे यूरोप ने एक और देखो आयरनी देखो, ये बोलते हैं कि हमने देखो फेयरनेस पे फोकस किया है। फेयरनेस पे कैसे, कि ऐसा नहीं है हम और कंट्री से ही इस ड्यूटी को इंपोज करेंगे, हम खुद की कंट्री में जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनसे भी पैसे ले रहे हैं। अभी आगे आप देखना, कंपेयर करना डेटा कि ये कितना सा उनसे उठाते हैं। वहां पे सब्सिडी भी दी जाती है जो वहां के मैन्युफैक्चर हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्रीज को हेल्प कर देगी। मान लो आपने स्टील का प्लांट ओपन करा है यूरोपियन यूनियन में, तो वो उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी। जैसे हम कल FRP के केस में देख रहे थे, शुगर केन इंडस्ट्री की पैसा दे दिया सरकार ने, वैसे ये स्टील की इंडस्ट्री में देते हैं। तो उससे होता क्या है, वो और ज्यादा एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर लेते हैं। पर इन कंट्री लाइक इंडिया सब्सिडी स्टील सीमेंट इनके केस में नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में है, और ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जब बेचोगे तो आपको पैसा भी आएगा। तो अभी के लिए तो सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। तो उसी चीज को लेके ये आर्टिकल आया हुआ था। अब पेपर के ऊपर अगर देखो यूरोपियन कंट्रीज की, तो इन्होंने बोला कि हम अपनी कंट्री से भी ऐसा पैसा लेते हैं जब वो कार्बन को एमिट करते हैं। अब दूसरी तरफ इन्होंने बोला कि इंपोर्ट अगर हम किसी कंट्री से करेंगे और उस चीज को बनाने की वजह से बहुत ज्यादा कार्बन का एमिशन हुआ था, हम उनसे भी पैसा लेंगे। तो मतलब अगर विद इन इंडिया जो डोमेस्टिक मार्केट है उनसे पैसा ले रहे हैं, तो जो बाहर से मार्केट आ रही है हमारी कंट्री के अंदर, ऊपर से कंपटीशन दे रही है हमारी मार्केट को, तो उनसे भी हम पैसा लेंगे। पहली कंडीशन पेपर के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, इक्विटेबल अप्रोच कि सबके ऊपर बराबर इंपोजिशन यहाँ पे करा गया। पर पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है, एक तरफ डेवलप था, दूसरी तरफ डेवलपिंग आ गया। अब ये इशू है क्या, यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कार्बन चार्जेस
इंपोर्ट्स के ऊपर लगाता है। कौन कौन सी आइटम, जैसे स्टील आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सीमेंट आ गया, और ये सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहां पे कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट बोला कंसर्न क्या है इंडिया के लिए। अब इंडियन एक्सपोर्टर जो होंगे ये भी फुल सीबीएम के जो चार्जेस लगेंगे वो हमारे ऊपर भी लगाए जाएंगे, मतलब जब हमारी चीजें वहां जाएंगी हमें पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बनाने की वजह से बहुत ज्यादा कार्बन यहाँ पे एमिट करा था। अब कोई इक्विवेलेंट डोमेस्टिक सब्सिडी नहीं दी जाती जैसे यूरोपियन इंडस्ट्रीज को मिलती है। वहां की जो स्टील कंपनी होगी और जो इंडिया की स्टील कंपनी होगी, यूरोपियन यूनियन इनको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, जबकि इंडिया के केस में कोई पैसा यहाँ पे नहीं जा रहा है, कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अब इसकी वजह से जो इंडियन एक्सपोर्ट होगा वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ा तो ऑब्वियसली बात है वो ऑल्टरनेटिव मार्केट को भी देखना शुरू करेंगे। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, डीकार्बनाइजेशन सब्सिडीज प्रोवाइड करी हैं, मतलब सब्सिडाइज्ड पब्लिक फाइनेंस ये देते हैं कि आपकी स्टील की कंपनी है हमारे यूरोपियन यूनियन के अंदर, ये लो आपको सब्सिडी पकड़ा दी, हमने पैसा दे दिया, आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज का यूज करो ताकि जो कार्बन का एमिशन है वो ना हो। एग्जाम्पल भी यहाँ पे फ्री अलाउंसेस दी जाती है यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के तहत। एग्जाम्पल कोई स्टील कंपनी है, ये 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रही है, यूरोपियन यूनियन बोलेगा कि चलो 60 टन तक का आपको हमने फ्री अलाउंस दिया। उसके अलावा जो कंपनी है उसको कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 40 टन जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी थी। पर इंडिया के केस में यही वाली सिचुएशन उल्टी भी हो जाएगी। अभी तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो स्कीम है वो ऐड कर दी है, तो इंडिया के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको ऐसे दिखेगा। मान लो इंडिया में 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी गई, इसमें से जो गवर्नमेंट है वो शायद 10 टन की हेल्प प्रोवाइड कर देगा, फ्री अलाउंस प्रोवाइड कर देगा। अभी भी कंपनी को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, वो जो 90 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी। तो यूरोपियन यूनियन में सब्सिडी ज्यादा स्ट्रांग है इफ कंपेयर टू द इंडिया। यहाँ पे तो चलिए स्टॉक मार्केट के हिसाब से रहा है, वो जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी बोली उसमें उनको कुछ बॉन्ड्स इशू कर दिए जाते हैं कि आपने देखो कार्बन एमिशन कम किया, तो उसी में से जो भी प्रॉफिट आएगा वो वहीं पे डिपेंडेंट रहेगा। पर सब्सिडी के हिसाब से देखें तो यूरोपियन यूनियन में जो फर्म्स हैं उनको ज्यादा एडवांटेज मिल रही है। इसके अलावा ट्रेड फेयरनेस इशू, ये कंसर्न वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में भी कंप्लेंट करा गया था आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि अगर जो इंटरनल टैक्सेस हैं या चार्जेस हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अनफेयरली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम शुगर के केस में करते हैं वैसे यूरोपियन यूनियन अपने स्टील के केस में करता है। तो यहाँ पे कौन कर रहा है, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, सब्सिडी दी, किसको दी, जो अपनी ये स्टील एल्यूमिनियम या सीमेंट की कंपनीज उनकी कंट्री के अंदर लाए कर रही हैं। जबकि आर्टिकल नंबर 3 क्या बोल रहा है, इंटरनल टैक्स और चार्जेस ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंटरनली प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से इंडिया ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड में ये इशू रेज करा। इसके अलावा 2026 एक एनेक्शन 14A आता है, बुक देखी होगी आपने, बुक के लास्ट में एनेक्शंस होते हैं, कुछ कीवर्ड्स वहां पे मेंशन करे होते हैं, वैसे यहाँ पे 14A है। टेक्निकल डायलॉग होना चाहिए सीबीएम इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, मतलब सिर्फ बातचीत होनी चाहिए कि इसको कैसे और थोड़ा रिड्यूस करा जा सके, अदरवाइज इंडिया के लिए तो कोई फायदा ही नहीं बचा इस चीज का। एंड दूसरा जो स्कोप है वो इस तरफ भी लेके जा सकते हैं कि ये जो पेमेंट है ये इंडिया में ही कर दी जाए, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वही पेनल्टी डाल देगी अपनी कंपनीज के ऊपर। तो उससे हुआ क्या कि जो इंडिया का पैसा था वो इंडिया में रह जाएगा, जो पेनल्टी की फॉर्म में किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाना था। एंड तीसरा मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, अगर कोई भी कंट्री को यूरोपियन यूनियन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको ज्यादा पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, आप अभी डेवलप ही कर रहे हो तो आप चलो थोड़ा कम पैसा पे कर देना, तो उस केस में इंडिया का भी नाम आना चाहिए कि हम भी कम पैसा पे करेंगे क्योंकि आपने बाकियों को भी बोला। तो इक्विटेबल बोला ना आपने पहले खुद यूरोपियन यूनियन ने, तो इक्विटेबल तरीके से हमारा नाम भी फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन में आना चाहिए। अब मान लो को यूरोपियन यूनियन कार्बन चार्ज कर रहा है, दैट यूरोपियन यूनियन कार्बन चार्ज कर रहा है 100 यूरोस तक का। अब इंडियन प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी 30 यूरोस अगर पे कर दिए हैं इंडिया के ही अंदर, तो मतलब जो यूरोपियन यूनियन है वो बाकी का जो चार्ज है वो पे करेगा। टोटल कार्बन एमिशन के ऊपर लगना था 100 यूरोस, मान लेते हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं। अब इन तीनों कंडीशंस को अगर कंसीडर करें तो उसके हिसाब से क्या बोला इंडिया ने, हम क्या करेंगे, पेनल्टी अपनी स्टील सीमेंट या एल्यूमिनियम वाली जो कंपनीज है उनके ऊपर इंपोज कर देंगे। अब कुछ ही अमाउंट करेगा, यूरोपियन यूनियन बोलेगा नहीं सारा ही आपने कर दिया तो आपका ही फायदा है उस केस में। और फिर ये भी हो सकता है कि स्टील किसी और मार्केट से उठाना शुरू कर दें कंट्रीज, क्यों, क्योंकि चाइना में सस्ता भी मिल जाता है। तो इस केस में क्या होगा, 100 यूरोस में से जो 30 यूरोस की पेमेंट थी वो तो कहां पे होगी, विद इन इंडिया, बाकी के 70 यूरोस हम एक्सपोर्ट के टाइम पे, और जब यूरोपियन यूनियन कोई प्रोडक्ट हमसे इंपोर्ट करेगा तो आपको पे कर देंगे। ठीक है, तो ये बोला ये एडजस्टमेंट करी जा सकती है ताकि इंडिया का पैसा कहां पे रह गया, फिर इंडिया के ही अंदर, ज्यादा पैसा बाहर नहीं गया। इसके बाद कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम जो 2023 में लाई गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया जो ज्यादा एमिट करेगा
उसे कम पैसा प्रोवाइड होगा, पेनल्टी उसके ऊपर ज्यादा लगेगी, और जो कम एमिट करेगा वो पैसा यहां से अर्न कर सकता है। स्टॉक, बॉन्ड्स, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड थी। इसके बाद लीगल अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो बोला कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कार्बन प्राइस को डिडक्ट कर सकता है जो एक्सपोर्टिंग कंट्री के ऊपर लगाई जाएंगी। मतलब इंडिया का जो सीसीटीसी वगैरह है ये ऑफसेट कर सकता है सीबीएम की लाइबिलिटी को, क्योंकि जो कंपनी थी उसने ऑलरेडी पे कर दिया इन इंडिया, तो यूरोपियन यूनियन को वो इंपोर्ट पे वो टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि सीबीएम को पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 यूरोज का आपने एग्जाम्पल देखा भी, जिसमें से बोला कि 30 यूरोज कहाँ पे कर दिए थे इंडिया में, 70 कहाँ पे करने थे यूरोपियन यूनियन, तो हम इतना ही आपको पे करेंगे। आप दोबारा से नहीं बोलोगे कि हमें पूरी पेमेंट चाहिए होगी, क्योंकि 30 वो ऑलरेडी कहाँ पे कर चुके थे इंडिया के अंदर, तो वो डबल पेमेंट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे डबल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए कार्बन की। तो इंडिया का भी इंडियन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। मतलब जैसे सीबीएम इंपोज करा यूरोपियन यूनियन ने, वैसे इंडिया का अपनी ही कंट्री के लिए इंडिया बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। मतलब ऐसी पेनल्टी वो विद इन इंडिया ही इंपोज कर दे, चाहे से टोटल ही कर दें फिर, पर इससे होगा क्या, वो महंगा पड़ेगा स्टील, और जब महंगा पड़ेगा तो कंपटीशन में और भी बैठे हुए हैं, ज्यादा महंगा पड़ेगा तो वो अल्टरनेटिव मार्केट को देख लेंगे, कहीं और से उठा लेते हैं स्टील, जरूरी थोड़ी है इंडिया से परचेज कर लेना है, तो वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसी वजह से कुछ शेयर ही हमेशा आप यहाँ पे सुनोगे। ठीक है, तो ये बस एक मैकेनिज्म था जो मैंने आपको पूरा समझा दिया, दैट्स ऑल। ये वही लिखा हुआ है। अभी भी आईबीएम रेवेन्यू का यूज कहाँ कहाँ पे करा जा सकता है, तो बोला कि हमारी जो टेक्नोलॉजी अभी भी थोड़ी आउटडेटेड है, तो उन आउटडेटेड वाली को हम नई वाली टेक्नोलॉजी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ब्लास्ट फर्नेसेस और ज्यादा अपग्रेडेड आ चुकी हैं, तो मॉडर्नाइज्ड उनको यूज कर लें। लो कार्बन और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम एक्सपांड कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को और स्केल अप कर सकते हैं। स्क्रैप बेस्ड स्टील मेकिंग हो सकती है। सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करने की जरूरत है। एमआरवी स्टैंडर्ड, दैट इज मेजरेबल, रिपोर्टेबल और वेरीफाइबल, तो इन मेजर्स के ऊपर फोकस कर